कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हम स्टार्ट करेंगे आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग। इसमें हम ये देखते हैं कि जब कोई भी प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन करती है यानी आउटपुट जब वो प्रोड्यूस करती है तो उसकी टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, कैसे पर यूनिट की प्राइस हम डिसाइड करते हैं। क्योंकि जब हम पर यूनिट की प्राइस डिसाइड करेंगे प्रोडक्शन करने के बाद, तभी हम उसमें एक फिक्स परसेंटेज प्रॉफिट ऐड करके और सेल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। इस मेथड को सिंगल कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक ही स्टेज होती है प्रोडक्शन की। फॉर एग्जांपल जैसे अगर ब्रिक्स वर्क होता है, पेपर मिल्स होती है, मिल्क डेयरीज जो होती है, इन सब का जो वर्क होता है वो आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग के अंदर आता है। जैसे इंडस्ट्रीज यहाँ पे आपके सामने कुछ है कि जैसे अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूंगा तो मुझे कॉस्ट चाहिए पर मीटर, कि 1 मीटर कपड़ा बनाने की मुझे कॉस्ट क्या पड़ रही है, उसी के हिसाब से पर मीटर जो कपड़ा होगा उसका हम प्राइस डिसाइड कर पाएंगे। ब्रिक्स इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो पर 1000 ब्रिक्स, 1000 ब्रिक्स को 1 यूनिट मानकर हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालेंगे। मिल्क इंडस्ट्री की बात करेंगे तो पर लीटर, ठीक है। इसी तरीके से पेपर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो पर रिम या पर किलोग्राम, शुगर की बात करेंगे तो पर क्विंटल, सीमेंट की बात करेंगे तो पर टन, वाइन की बात करेंगे तो पर गैलन, माइन की बात करेंगे तो पर टन, कोल पर टन, स्टील की बात करेंगे तो पर टन। तो हर एक की हमें 1 यूनिट की कॉस्ट निकालनी होगी और हमें टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट भी निकालनी होगी। इसी मेथड को हम बोलते हैं यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। मेन ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसका। टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने कहा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें निकालना ही होगा पर्टिकुलर पीरियड का। टू डिस्क्लोज द ब्रेकअप ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी हम टोटल कॉस्ट को अलग अलग कैटेगरी में क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट को अलग कर देंगे, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कॉस्ट को अलग कर दिया जाएगा, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स को अलग कर दिया जाएगा। इसी तरीके से ऑफिस के एक्सपेंडिचर्स को भी हम ब्रेक करेंगे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चों को भी हम अलग अलग करेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि हर स्टेज पे हमारे जो मटेरियल का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका हर स्टेज पर क्या क्या कॉस्ट कितना कितना लगता जा रहा है। To present comparative cost information and find out causes of changes in the cost, हमें कॉस्ट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो हमें पता चलेगा। To find out the percentage of each element of cost over total cost, यानी हम ये पता लगा सकते हैं कि फैक्ट्री का खर्चा टोटल कॉस्ट पे कितना परसेंट है, ऑफिस का खर्चा टोटल कॉस्ट पे कितना परसेंट है, तो ये परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं। हम डिटरमाइन कर सकते हैं सेलिंग प्राइस या टेंडर प्राइस को भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें डिटरमाइन कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस जब हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा तो एक फिक्स परसेंटेज ऐड करके हम उसको सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। टेंडर प्राइस, मान लीजिए हमें कोई एक स्पेसिफिक टेंडर मिला है, उसकी क्या कॉस्ट रहेगी, उसको हम किस प्राइस पर देंगे, उसकी कॉस्ट भी हम इस मेथड में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉस्ट शीट जो हम बनाते हैं, यानी कि यूनिट कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग में जो हम फॉर्मेट बनाते हैं वो कैसा होता है। तो ऊपर सबसे पहले टाइटल आ जाएगा कॉस्ट शीट ऑफ मेसर्स फॉर द पीरियड ऑफ, जो भी टाइम पीरियड होगा वो। ऊपर आपको यूनिट लिखनी है कि किस यूनिट में आपका वर्क चल रहा है, यानी पर टन है, पर क्विंटल है, पर मीटर है, पर लीटर है। पर्टिकुलर्स होगा, टोटल कॉस्ट होगी और कॉस्ट पर यूनिट होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रॉ मटेरियल से। तो जो भी हमारा रॉ मटेरियल होगा, डायरेक्ट रॉ मटेरियल होगा, हम उसको काम में लेंगे, जिसे हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी कहते हैं। कितना मटेरियल हमने काम में लिया। इसके बाद डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस काम में लेंगे। देन उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स को हम काम में लेंगे। तो जब हम 3 एक्सपेंडिचर, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ये तीनों जब डायरेक्ट लेते हैं तो हमें जो कॉस्ट मिलती है उसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट का मतलब यहाँ पर होता है कि पर्टिकुलर किसी मटेरियल पे या जिस प्रोडक्ट का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, डायरेक्ट उस पर लगने वाला खर्चा, एनी अदर को एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर उस मटेरियल पे लगने वाला जो एक्सपेंडिचर होगा, उसमें कितना कच्चा माल इंक्लूड है, उसी मटेरियल को बनाने में हमने लेबर कितना पे किया है, और उसी मटेरियल के से रिलेटेड हमने और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर
कौन कौन से पे किए हैं, इनके टोटल को हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। जब प्राइम कॉस्ट आ जाएगा तो प्राइम कॉस्ट में आपको ऐड करना होगा फैक्ट्री के ओवरहेड, जिन्हें हम वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं। अब फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का जो रेंट होगा, फैक्ट्री स्टाफ की सैलरी होगी, फैक्ट्री सुपरविजन होगा, फैक्ट्री में जो कोल, गैस, वाटर, स्टीम, फ्यूल, पावर जो भी काम आता है, उन सबके एक्सपेंडिचर्स को हम यहाँ ऐड करेंगे। तो प्राइम कॉस्ट में जैसे ही वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होगा, हमें वर्क और फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा। देन इसमें आपको ऐड करना होगा ऑफिस के एक्सपेंडिचर, जिसे हम कहते हैं ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब ऑफिस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होगा, ऑफिस बिल्डिंग का जो रेंट होगा, ऑफिस स्टाफ की सैलरी होगी, ऑफिस क्लीनिंग का खर्चा होगा, लीगल एक्सपेंसेस होंगे, बैंक चार्जेस होंगे, ये सब ऑफिशियल वर्क है। तो इन सब के एक्सपेंडिचर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ आउटपुट, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद आपको ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यानी जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, बेड डेट्स हो जाता है, ब्रोशर का खर्चा होता है, डिलीवरी का एक्सपेंडिचर होता है, वो सारे एक्सपेंडिचर जब हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। यानी जो हम माल बेचने जा रहे हैं, जो माल हमने बनाया है, उसकी कॉस्ट क्या आई। मान लीजिए ये जितनी भी कॉस्ट आई है, यहाँ पे हम जैसे ही यूनिट का डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट भी हमें मिल जाएगी। ऐसा ही हम हर किसी कॉस्ट में कर सकते हैं। फिर हम इसमें एक फिक्स परसेंटेज का प्रॉफिट ऐड करते हैं। उसके बाद हमें मिलता है सेलिंग प्राइस। ये होता है हमारा कॉस्ट शीट। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जब कॉस्ट शीट को डिटेल में देखा जाएगा तो यहाँ पर रॉ मटेरियल जो कंज्यूम्ड हमने निकाला था, जो फैक्ट्री ओवरहेड हमने लिखे थे, और जो भी हमने ऑफिस के सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंडिचर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, उनकी डिटेल है यहाँ पे। जैसे सबसे पहले जब हम रॉ मटेरियल या मटेरियल कंज्यूम्ड की बात करते हैं, रॉ मटेरियल या मटेरियल कंज्यूम्ड की जब भी हम बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले लेना होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये वो रॉ मटेरियल है जो लास्ट ईयर यूज में नहीं आया और करंट ईयर में ये फॉरवर्ड होके आगे आया है। तो लास्ट ईयर का जो बचा हुआ गुड्स है, उसे सबसे पहले हम काम में लेंगे, यूज में लेंगे, कंज्यूम करेंगे, इसीलिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सबसे पहले लेंगे। फिर ड्यूरिंग द ईयर जो हमने परचेज किया होगा रॉ मटेरियल, वो काम में लेंगे। इस रॉ मटेरियल में जो भी एक्सपेंडिचर होगा, फॉर एग्जांपल कैरेज इनवर्ड, परचेज से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसे हम कहते हैं बाइंग एक्सपेंसेस, उन्हें ऐड करना होगा। कैरेज इनवर्ड हो सकता है, इंपोर्ट ड्यूटी हो सकता है, कस्टम ड्यूटी हो सकता है, ठीक है, ऑक्ट्रॉय हो सकता है। तो जो भी परचेज से रिलेटेड जो भी टैक्स, ड्यूटीज, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, बाइंग एक्सपेंसेस, उन्हें हम यहाँ पे ऐड करेंगे और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये वो स्टॉक है जो इस करंट ईयर में काम नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर काम आएगा, तो वहां पर हम उसको ओपनिंग स्टॉक के तौर पर ऐड कर लेंगे। तो इतना ऐड लेस करने के बाद हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिलता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में जब हम डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर ऐड कर लेते हैं या डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हम ऐड कर लेते हैं, तो हमें मिलता है प्राइम कॉस्ट, ठीक है। देन इसके बाद हम फैक्ट्री के एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। प्राइम कॉस्ट के बाद एक शॉर्टकट याद रखना, FOS, F फैक्ट्री, O ऑफिस, S सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो FOS कैटेगरी में चलेगा। तो सबसे पहले जो फैक्ट्री कॉस्ट होगी वो ऐड करेंगे, जैसे इनडायरेक्ट वेजेस, मशीन पे डेप्रिसिएशन, मशीन फैक्ट्री में ही होती है, फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, रिपेयर मशीन का, बिल्डिंग का, फ्यूल, इलेक्ट्रिक पावर, ये सब कहाँ काम आते हैं हमारे, सब हमारे फैक्ट्री में काम आते हैं। तो फैक्ट्री के जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो हम ऐड करेंगे। फैक्ट्री में जो माल बन रहा होता है उसे वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। इसका ओपनिंग स्टॉक हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये लास्ट ईयर हमें मशीनों पे लगा रह गया होगा, जो लास्ट ईयर के फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो पाया, वो करंट ईयर में शामिल होगा। और जो करंट ईयर का मशीनों पे रह जाएगा क्लोजिंग, उसे हम लेस कर देंगे। इसी तरीके से कोई स्क्रैप वगैरह रह जाता है, उसे मार्केट में एक नॉमिनल प्राइस पे सेल करते हैं, तो वो जो सेलिंग प्राइस होगी वो भी हम यहाँ पर लेस कर देंगे, क्योंकि इससे हमारी कॉस्ट कम होती है। तो वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। देन इसमें ऐड करेंगे O मींस ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो जो भी ऑफिस के खर्चे होंगे, ऑफिस स्टाफ की सैलरी हो गया, ऑफिस का रेंट हो गया,
ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हो गया, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हो गया, ऑफिस बिल्डिंग या फर्नीचर का रिपेयर हो गया। तो इस तरीके से ऑफिस का जो भी खर्चा होगा उसे ऐड करने पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें मिल जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट भी हम इसे कह सकते हैं। ऑफिस के बाद हम इसमें ऐड करेंगे फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग बैलेंस। ये वो है जो लास्ट ईयर फिनिश्ड गुड्स हुआ था पर काम में नहीं आया, वो इस साल काम आएगा। और जो करंट ईयर का जो फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग रह जाएगा जो कि नेक्स्ट ईयर काम आएगा, हम उसे लेस कर देंगे। तो पूरे स्टेटमेंट में सब कुछ ऐड होता है, केवल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, केवल यही लेस होता है। इसको ऐड लेस करने के बाद जो कॉस्ट मिलेगी उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपको ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स होंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको मिल जाएगा जिसे हम टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। एक फिक्स परसेंटेज पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो इसी फॉर्मेट से रिलेटेड हमारे पास कुछ ऐसे आइटम भी हैं जो इस शीट में शामिल नहीं होते हैं, वो केवल फाइनेंशियल अकाउंट में शामिल होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में शामिल नहीं होते हैं। इनका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे एबनॉर्मल लॉस हुआ किसी भी मटेरियल या लेबर पे, तो वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो ऐड करते हैं लेकिन वो कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐड नहीं किया जाता। अगर आपने कहीं से इंटरेस्ट लिया है या कैपिटल पे आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं। आपका कोई बैंक डिपॉजिट है उस पर अगर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है, कोई आपने शेयर इशू किया है या डिवेंचर इशू किया है, उससे रिलेटेड कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स हैं, शेयर इशू एक्सपेंडिचर्स हैं, आप उन्हें नहीं लेंगे। शेयर ट्रांसफर फीस नहीं लिया जाएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट पे अगर इंटरेस्ट रिसीव होता है तो नहीं लेंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कंपनसेशन पे किया जाता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया बीच में, उससे रिलेटेड अगर कोई भी कंपनसेशन पे किया जाएगा तो हम उसको कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लेंगे। डिविडेंड पेड कॉस्ट को इफेक्ट नहीं करता। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स भी इफेक्ट नहीं करता। हमारी गुडविल हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया जो शेयर पे या डिबेंचर पे दिया जाएगा। अगर सेल्स पे दिया जाएगा तो शामिल करेंगे, परचेज पे होगा तो हम उसको एडजस्ट करेंगे, लेकिन डिबेंचर या शेयर के इशू पर अगर कोई डिस्काउंट है तो वो कंसिडर नहीं होगा। कैश डिस्काउंट कंसिडर नहीं होगा। अमाउंट ट्रांसफर इन रिजर्व, ये भी हमारा जो हम रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर करते हैं उसका कॉस्ट से कोई रिलेशन नहीं है। कोई अगर ऑब्सोलेंस होता है टूल्स का या लॉस हो जाता है, आउट ऑफ फैशन हो जाता है या आउटडेटेड हो जाते हैं, या फिर इंटरेस्ट हमें पे करना होता है डिबेंचर्स पे, तो ये वो एलिमेंट्स है जिनका हमें ध्यान रखना होगा कि ज्यादातर जो एलिमेंट है वो फाइनेंशियल एलिमेंट्स है, वो कॉस्ट एलिमेंट नहीं है। जो ज्यादातर शेयर से, डिबेंचर से, डिपॉजिट से या फिर एबनॉर्मल एक्टिविटी वाले हैं उन्हें हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं जो कॉस्ट में हम प्रिफर करेंगे कि हम उन्हें ऐड करें? तो पहला जो आइटम है वो मटेरियल लॉस है। अगर मटेरियल लॉस होता है तो ये देखा जाएगा कि मटेरियल लॉस किस नेचर का है, नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस क्या होगा? नॉर्मल लॉस होगा इट इज अनअवॉइडेबल, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये नेचर है मटेरियल का कि वो नॉर्मल लॉस होगा ही होगा। जैसे कुछ लिक्विड्स होते हैं जो इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग में कुछ लॉस होता ही होता है, जिन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं, यानी हम इनको इग्नोर कर देंगे। जब हम अकाउंटिंग में जब हम काम बात करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग की जब बात करेंगे तो हम इनको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, आउटपुट में चार्ज हो जाएंगे। तो इनका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आपको नहीं करना है। लेकिन जब एबनॉर्मल लॉस की बात करेंगे तो एबनॉर्मल लॉस आर दैट लॉस विच नॉट अकर ड्यू टू नेचर ऑफ मटीरियल, यानी कि ये हमारी लापरवाही की वजह से होता है या एक्सीडेंट की वजह से होता है। मटेरियल का कोई ऐसा नेचर नहीं है। जैसे लॉस बाय फायर की वजह से लॉस हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज एंड चार्ज्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। तो हम उसको मटेरियल की वैल्यू से तो कम कर देंगे, लेकिन उसको चार्ज कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऐसे ही जो वेजेस लॉस होगा, तो नॉर्मल वेजेस जो लॉस होता है आइडल टाइम, जिसे हम टाल नहीं सकते, यानी कि वो वर्क सिचुएशन ही ऐसा है कि पूरे दिन में 1 घंटा 2 घंटा ऐसा प्रोडक्शन टाइम है जिसमें प्रोडक्शन नहीं होगा, उसे हम टाल नहीं सकते, तो वो नॉर्मल आइडल टाइम है।
और इसको हम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। एबनॉर्मल जो आइडल टाइम होगा, इट इज अकरिंग ड्यू टू अनएंटिसिपेटेड रीजन, जैसे किसी ने, हमारे लेबर ने स्ट्राइक कर दिया, लॉकआउट हो गया, तो ऐसे रीजन की वजह से क्या होता है, ये एबनॉर्मल आइडल होता है जिसे हम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। इट इज चार्ज इन डेबिट साइड ऑफ द पी एंड एल अकाउंट, ये लॉस है और लॉस को पी एंड एल अकाउंट में हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक इलस्ट्रेशन हमारे सामने है, इसका प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हम बात कर रहे हैं। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ रेफ्रिजरेटर फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो कुछ हमें एक डेटा दिए हुए हैं कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स हुए हैं। ऐसे काफी सारे एक्सपेंडिचर्स आपको दिए हुए हो सकते हैं, आपको सिर्फ इनको क्या करना है, फॉर्मेट में आपको इनको रखना है जिससे इनकी टोटल कॉस्ट हम इजीली हम निकाल सकें। तो देखिए ये कॉस्ट आपके सामने है, इसको मैं फिक्स कर देता हूं एक बार, और यहां से हमारा जो है वो स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा। तो सबसे पहले हमने ऊपर ही ऊपर लिख दिया स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। पर्टिकुलर के साथ मैंने एक डिटेल का कॉलम बनाया है, जो भी एडलेस होगा यहां करेंगे, फाइनल वैल्यू हम टोटल में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया जो मेरा स्टेटमेंट चलेगा वो रॉ मटेरियल से चलेगा। रॉ मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, फिर FOS यानी कि फैक्ट्री, ऑफिस, देन सेलिंग। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल से रिलेटेड बात करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो जो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 अप्रैल 2015 का 2,25,000। इसमें आपको ऐड क्या क्या करना है, इसमें ऐड एक तो करना है आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कितना आपने परचेज किया, जो कि 4,77,000 आपको गिवन है। उसके बाद कोई बाइंग एक्सपेंसेस है तो वो आप कर सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी बाइंग एक्सपेंसेस यहाँ पर गिवन नहीं है। देन इसके बाद हम बात करेंगे, अगर कोई बाइंग एक्सपेंसेस हमारे पास गिवन नहीं है तो फिर हम बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की। तो पहले आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने से जो टोटल आपके पास आएगा दैट इज 7,02,000। इस 7,02,000 में आप लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो आप लेस कर दीजिए, हमें नीचे दिया हुआ है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 31 मार्च 2016 2,04,000। इन सबको एडलेस करने के बाद जो वैल्यू आपके सामने आएगी उसे हम टोटल वैल्यू में लिखेंगे, यानी 7,02,000 जो वैल्यू आया था एड होके, इसमें आप 2,04,000 को आप लेस कर देंगे तो 4,98,000 की वैल्यू आपको मिलेगी, जिसे हम कह सकते हैं पॉइंट नंबर 1 दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी इतना मटेरियल हमने करंट प्रोडक्शन में काम में लिया है। इसी में ऐड होगा अगर कोई डायरेक्ट वेजेस या कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो प्रोडक्टिव वेजेस को ही डायरेक्ट वेजेस बोलते हैं, डायरेक्ट वेजेस बोल सकते हैं, डायरेक्ट लेबर बोल सकते हैं, प्रोडक्टिव वेजेस या प्रोडक्टिव लेबर बोल सकते हैं। कोई नॉन प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव होगा तो वो इनडायरेक्ट होगा, जो कि फैक्ट्री का पार्ट होगा। तो प्रोडक्टिव वेजेस को आप ऐड कर लीजिए इसमें 1,70,000। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जैसे रॉयल्टी, रॉयल्टी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि हमें किसी दूसरे की राइट की कोई भी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए हमें उसको रॉयल्टी पे करना होता है, दैट इज 8,000 रुपीज। तो इससे हमारे पास जो होगा वो सेकंड पॉइंट हमारे पास निकल कर आएगा, जिसे हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। तो ये प्राइम कॉस्ट होगा 498 प्लस 770 प्लस 8,000 दैट इज 6,76,000। तो दो कॉस्ट हम निकाल चुके हैं। मैंने ये कहा था जब हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो उसको हम ब्रेक भी करेंगे अलग अलग पार्ट्स में। तो पहला पार्ट हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम आ चुका है, दूसरा प्राइम कॉस्ट आ चुका है, तीसरी अगर हम बात करें तो प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब होता है एक कैटेगरी के एक्सपेंसेस। जैसे फैक्ट्री है तो फैक्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेंसेस है, तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो तो बाद में एडलेस करना है। नॉन प्रोडक्टिव वेजेस फैक्ट्री में ही होती है,
तो नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, यानी जो पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट के काम नहीं आई है, किसी और पर्पस के लिए हमने वेजेस को पे किया है, तो 40,800 ये हमें दिया हुआ है। देन इसके बाद नॉन प्रोडक्टिव में हमें दिया हुआ है फैक्ट्री में फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमें दिया हुआ है, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस आप ले लीजिए 45,200। तो हालांकि केवल यहाँ पर दो ही एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो, आपके पास अगर दो से ज्यादा हो, तीन हो, चार हो, वो अपन ऐड कर सकते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तो 86,000 आ जाएगा, यानी कि 40,800 प्लस 45,200 86,000। जैसे ही 86,000 आप इसमें ऐड करोगे, आपका वैसे वर्क कॉस्ट आ जाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस भी दिया हुआ है, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो आप इसको ऐड कर लीजिए 86 के साथ, यानी कि सी हो जाएगा 64,000। क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस ऑन 1 अप्रैल 64,000, और क्लोजिंग बैलेंस हमें नीचे दिया हुआ है 97,000 का, ये हम लेस कर देंगे। पहले हम टोटल लगा लेते हैं। तो टोटल अब हमारे पास हो चुका है, प्राइम कोस्ट को में ऐड करना है आपको। प्राइम कोस्ट में 86 और 64 दोनों को आप ऐड कर लीजिए, आपके सामने आ जाएगा 8,26,000। अब इसमें आपको लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो वर्क इन प्रोग्रेस का जो क्लोजिंग स्टॉक 97,000 क्वेश्चन में गिवन है, अब उसे लेस कर दीजिए। तो अब आपको मिलेगा यहाँ पे थर्ड नंबर की कोस्ट, जिसे हम कहते हैं वर्क कोस्ट और फैक्ट्री कोस्ट। ठीक है, तो टोटल जो 8,26,000 आया था, उसमें से 97,000 भी अब हम लेस कर देंगे, तो 7,29,000 बैलेंस हमें मिल जाएगा। ये भी हम डार्क कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी तीसरी कोस्ट हो चुकी है। वर्क कोस्ट फैक्ट्री के बाद बात आती है ओ यानी ऑफिस ओवरहेड। अब हम ऐड करेंगे जो भी ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होंगे, इनको ऐड करेंगे। तो ऑफिस से रिलेटेड कौन कौन से खर्चे हैं, तो ऑफिस ओवरहेड के नाम से केवल एक ही खर्चा दिया हुआ है 45,660। ठीक है, तो हम यहीं पे डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं 45,660। अगर एक से ज्यादा होंगे तो हम डिटेल में पहले ऐड करेंगे, देन उसके बाद टोटल लगाएंगे। तो जैसे ही ऑफिस ओवरहेड ऐड होते हैं, फोर्थ एलिमेंट हमें मिल जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 7,29,000 में 45,660 जैसे ही हम ऐड करेंगे, 7,74,660 हमें टोटल कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। देन इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हालांकि क्वेश्चन में फिनिश्ड गुड्स का कोई बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम नील कर सकते हैं। इसी तरीके से ओपनिंग नहीं है तो क्लोजिंग भी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। क्वेश्चन में हो तो हम ऐड कर देंगे, नहीं है तो नील कर देंगे। ठीक है, इससे हमारी जो फिफ्थ कॉस्ट निकलती है, इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हालांकि आएगा वही 7,74,660। अगर क्वेश्चन में गिवन होता तो वो एडलेस हो चुका होता। देन इसके बाद अगला जो नंबर होता है ऑफिस के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर। अगर क्वेश्चन में काफी सारे एक्सपेंसेस दिए हो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड तो वो ले लेना। यहां पर केवल एक वैल्यू है, हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे 36,540 लास्ट में जो दिया हुआ है। इसको ऐड करते ही लास्ट कॉस्ट हमारे पास आ जाती है, जिसे हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। तो 7,74,660 में हम 36,540 और ऐड कर देंगे तो 8,11,200 की टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। ये यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई सेल्स का डेटा गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन में सेल्स का डेटा गिवन होता तो इसमें हम ऐड करते पर्टिकुलर परसेंटेज से प्रॉफिट हम ऐड करते, और ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे सेल्स प्राइस मिल जाता। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर सकते हैं
कि ये जो सारे एक्सपेंडिचर्स है उनको हमने किस तरीके से पूरे फॉर्मेट में अरेंज किया है। ये एक सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनता है तो वो इस तरीके से भी बन सकता है। The following extract of costing information is available related to X commodity for the year ending 31st December 2016। हमें यहाँ पर देखो रॉ मटेरियल का परचेज गिवन है, डायरेक्ट वेजेस भी गिवन है, रेंट, रेट्स और इंश्योरेंस दिया हुआ है किसका, वर्क ओवरहेड का, तो ये फैक्ट्री का खर्चा हो गया। कैरिज इनवर्ड जो होता है वो गाड़ी भाड़ा होता है जो हम परचेज करते समय, रॉ मटेरियल परचेज करते समय पे करते हैं, तो ये बाइंग एक्सपेंसेस है। स्टॉक हमें ओपनिंग दिया हुआ है, रॉ मटेरियल का भी दिया हुआ है 22,000 रुपए का। फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 1600 टन, 10 रुपए 50 पैसे पर टन के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक हमें रॉ मटेरियल दिया हुआ है 24,464 रुपए का, लेकिन फिनिश्ड गुड्स हमें दिया हुआ है 3200 टन, पर कितने रुपए का है ये हमें गिवन नहीं है। तो यहाँ पर नई बात यही है कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें फिनिश्ड प्रोडक्ट का क्लोजिंग बैलेंस आपको ना दे, तो आपको निकालना पड़ेगा। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है, फैक्ट्री सुपरविजन आपका यानी फैक्ट्री का खर्चा दिया हुआ है, और सेल्स प्राइस भी आपको गिवन है। नीचे बोल रहा है कि जो सेलिंग ओवरहेड होगा वो 75 पैसे पर टन सोल्ड होगा, यानी कितनी यूनिट आपने बेची उसके हिसाब से 75 पैसा को आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। इसी तरीके से 25,600 टन कमोडिटी हमने प्रोड्यूस की है, यहां पर प्रोडक्शन दिया हुआ है, ओपनिंग फिनिश गुड्स भी दिया हुआ है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ कि हमने कितनी यूनिट सेल की है। हमें निकालना क्या क्या है, रॉ मटेरियल जो कंज्यूम्ड किया है, यूज किया है, वो निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी हमें निकालना है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होता है वो फिनिश गुड्स के ओपनिंग क्लोजिंग के बाद ही निकलता है, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है, और फिर नेट प्रॉफिट पर टन भी हमें निकालना है, सेल्स। लेकिन हमें ये पता तो होना चाहिए कि हमने सेल कितना किया। तो एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, मान लीजिए कि हमने 25,600 बनाया और 1600 पहले से मेरे पास रखा हुआ था ओपनिंग स्टॉक, तो टोटल जब मेरे पास 1600 रखा हुआ था 25,600 में और बना लूंगा तो 27,200 यूनिट मेरे पास अवेलेबल है। 27,200 में से 3200 यूनिट वो है जो नहीं बिक पाई क्योंकि वो क्लोजिंग में है, तो 27,200 में से 3200 वो यूनिट है जो सेल नहीं हो पाई, वो क्लोजिंग में है, तो 24,000 यूनिट हमारी सेल हुई होगी। ये तो लॉजिक है, ठीक है, यानी कैलकुलेशन के हिसाब से हम बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको निकालें कि यूनिट सोल्ड हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। आप ओपनिंग स्टॉक में प्रोडक्शन ऐड कर दीजिए, ये टोटल गुड्स हो जाएगा आपका, और उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक आप लेस कर दीजिए, तो आपके पास यूनिट सोल्ड आ जाएगा। जैसे ओपनिंग स्टॉक 1600 यूनिट आपके पास है, 25,600 आपने बनाया और 3200 आपकी क्लोजिंग में रह गया, तो 24,000 यूनिट आपने क्या किया होगा, सोल्ड किया होगा। यूनिट का मतलब यहाँ पे टन है, तो टन हम लिख सकते हैं टन सोल्ड, यानी इतने टन हमने माल बेचा होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को फिक्स कर देते हैं। फॉर्मेट हमारे सामने है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च दिसंबर 2016। यूनिट हमारी पर टन में है, पर्टिकुलर के साथ डिटेल और टोटल अमाउंट हमने बना लिया है। सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमें दिया हुआ है 1 जनवरी का 2016 का, रॉ मटेरियल हमें दिया हुआ है 22,000 रुपए का, तो यहां से हमारा स्टेटमेंट शुरू होगा। तो 22,000 हमने ले लिया है यहाँ पे। देन इसके बाद ओपनिंग स्टॉक में क्या ऐड होता है, ओपनिंग स्टॉक में ऐड होता है अपना परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,32,000। इसके साथ कोई बाइंग एक्सपेंसेस भी था क्या, बिल्कुल था, कैरिज इनवर्ड का मतलब होता है माल खरीदना, माल खरीदने पर जो हमने कैरिज पे किया है वो इसके साथ आएगा 1584। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा
1,55,584। इसमें लेस क्या करना होता है? क्लोजिंग स्टॉक। केवल एक ही चीज है जो लेस होती है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 31 दिसंबर का। 31 दिसंबर क्लोजिंग होता है, तो रॉ मटेरियल दिया हुआ है 24,464। इन सबको एडलेस करके हमें यहां पर टोटल मिलेगा 1,31,120। इसे हम कहेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड। तो ये पहला आंसर हमें मिल गया। इसमें ऐड क्या करते हैं? इसमें हम ऐड करते हैं, इस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में हम ऐड करते हैं कोई डायरेक्ट वेजेस है तो डायरेक्ट वेजेस हमें क्वेश्चन में गिवन है 1,10,000, ये हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसा कुछ भी हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अब हमें मिल जाएगी प्राइम कॉस्ट। तो 131, 120 और 110, तो ये हो जाएगा 2,41,120। ठीक है, ये प्राइम कॉस्ट हमारी आ चुकी है, दूसरी कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हम ऐड करते हैं, प्राइम कॉस्ट के बाद FOS, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में कौन कौन से खर्चे दिए हुए? परचेज आ चुका है, डायरेक्ट वेजेस आ चुका है, रेंट आएगा क्योंकि वर्क ओवरहेड का है, तो रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, एंड वर्क ओवरहेड। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 44,000 का। इसके बाद स्टॉक हम ले चुके हैं, फिनिश गुड्स ले चुके हैं, WIP बाद में लेंगे। फैक्ट्री सुपरविजन 8800, ये भी फैक्ट्री का खर्चा है। फैक्ट्री सुपरविजन 8,800। इसके बाद ओपनिंग हम ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक का WIP 1 जनवरी का 5280। इन तीनों को ऐड कर लीजिए, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे अपने 58,080 रुपीज। 58,080 रुपीज। और तो टोटल कितना हो गया? यानी 2,41,120 में 58,080 रुपीज अगर हम ऐड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 2,99,200, ये अपना टोटल आएगा। फिर इसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, जो कि हमें क्वेश्चन में 17,600 गिवन है, यानी WIP जो 31 दिसंबर का हमें दिया हुआ है, ये आप लेस कर दीजिए, तो आपके सामने आ जाएगा 281,600। ये 281,600 आपका हो जाएगा वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद फैक्ट्री के बाद नंबर आता है ऑफिस का, ऑफिस ओवरहेड्स। तो ऑफिस ओवरहेड्स कौन कौन से हमें क्वेश्चन में गिवन है, देख लेते हैं एक बार। ऑफिस ओवरहेड हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ऑफिस ओवरहेड अगर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें लिखने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम यहां से हटा देते हैं इसे। और जो ऑफिस ओवरहेड अगर नहीं है तो ये फैक्ट्री कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बन जाएगी, क्योंकि ऑफिस ओवरहेड नहीं है। फिर हम ऑफिस ओवरहेड के बाद क्या ऐड करते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। यहां पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हमें दिया हुआ है कि 1600 टन था आपके पास, जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10.5 से, तो 1600 टन को 10.5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये ऐड हो जाएगा 16,800। इन दोनों को ऐड करने पर वैल्यू आती है 281,600 प्लस 16,800, 2,98,400। इसमें हम क्या लेस करते हैं? इसमें हम लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक
ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की बात करेंगे तो 3200 टन हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये 3200 टन हमें क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन प्राइस गिवन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ओपनिंग वाला प्राइस ही काम में ले लें, नहीं, क्योंकि ओपनिंग वाला प्राइस जो है वो 1 साल पहले का है। 1 साल बाद इसके प्राइस में चेंजेस जरूर होंगे, कंफर्म होंगे। इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना होगा। वर्किंग नोट में आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर टन फॉर क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमेशा ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ही निकलेगा जब तक कि क्वेश्चन में कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन ना हो। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही आपको लेना है और डिवाइड करना है यूनिट प्रोड्यूस्ड। जितनी भी यूनिट आपने प्रोड्यूस की है उसका डिवाइड करना है, तो आपकी पर टन की कॉस्ट आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें दिया हुआ है 281,600। इसमें आप डिवाइड कर दीजिए जो यूनिट प्रोड्यूस किया था। तो यूनिट प्रोड्यूस हमने किया था 25,600 जो क्वेश्चन में गिवन था, 25,600। तो 2,81,600 में अगर हम डिवाइड कर देते हैं 25,600 का, तो 11 रुपीज पर टन का कॉस्ट आता है। इसी को हम क्लोजिंग स्टॉक से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3200 यूनिट्स को अगर 11 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 35,200 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी, जो कि लेस कर दी जाएगी। और क्लोजिंग स्टॉक लेस करते ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें मिलता है। तो 298,400 में अगर हम लेस कर दें 35,200 तो 2,63,200 की कॉस्ट मिलेगी, जिसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड किया जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितने हैं, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए लास्ट लाइन इसने बोला है कि जो सेलिंग ओवरहेड होंगे वो 75 पैसा होंगे पर टन सोल्ड। तो एक टन के तो है 0.75, तो कितने ऐसे टन हैं जो हमने बेचे, तो 24,000 टन है जो हमने सेल किया है। ये कैसे निकाला था, हमने स्टार्टिंग में निकाला था कि कितने यूनिट हमने सेल किया है। यूनिट सोल्ड हमने स्टार्टिंग में निकाला था, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरीके से जो 24,000 टन हमने सेल किया है, तो पर टन के हिसाब से 75 पैसे का हमारे पास खर्चा आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि होगा 18,000 रुपए। ठीक है, 18,000 को ऐड करते ही आपके पास आएगा टोटल कॉस्ट, तो 2,63,200 रुपए प्लस 18,000 रुपए, तो 2,81,200 आपके पास आ जाएगा। ये टोटल कॉस्ट आपके सामने आ चुकी है। हालांकि हमें प्रॉफिट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट हमें भी निकाल भी सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सेल्स गिवन है। क्वेश्चन में हमें सेल्स गिवन है 3,29,200 की। अगर 3,29,200 की सेल्स गिवन है और कॉस्ट हमारे पास आ रही है 281,200 की, तो बैलेंसिंग फिगर जो 48,000 है, ये बैलेंसिंग फिगर है जो कि हमारा प्रॉफिट कहलाएगा, यानी ये हमारा कहलाएगा नेट प्रॉफिट। तो देखते हैं कौन कौन से आंसर हमें मिल चुके हैं। तो रॉ मटेरियल यूज्ड या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम निकाल चुके हैं, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम निकाल चुके हैं, जो कि 131, 120 का आंसर है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम ले चुके हैं, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा आ चुका है 263,200। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बी पॉइंट ये अपना रह गया था, तो बी पॉइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अपना निकल चुका है। जो फैक्ट्री कॉस्ट थी वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, क्योंकि क्वेश्चन में ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमने नहीं निकाला है। नेट प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, 48,000 का। और लास्ट है नेट प्रॉफिट ऑन पर टन सेल्स, तो ये हम वर्किंग नोट में निकालें। ठीक है,
तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं नेट प्रॉफिट पर टन। तो नेट प्रॉफिट पर टन कैसे निकलेगा? टोटल नेट प्रॉफिट उसमें डिवाइड कर दीजिए टन्स सोल्ड यानी कि यूनिट्स। तो टोटल आपका प्रॉफिट आया है 48,000 और आपने यूनिट सोल्ड किया है 24,000। तो 2 रुपीज पर टन का आपको प्रॉफिट हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपको निकालना हो तो सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको लगाना है, टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये वही फॉर्मूला है जो 11th क्लास से चला आ रहा है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी यही फॉलो करना है। तो टोटल सेल्स आपके पास कितना है? टोटल सेल्स आपको दिया हुआ है 3,29,200 का, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका निकला है 2,63,200 का। तो इन दोनों को आप लेस कर दीजिए तो 66,000 आएगा। 66,000 का आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। ये है अपने पास सेल्स 3,29,200 और 2,63,200 का हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है। तो 66,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो सारे आंसर यहाँ पे कैलकुलेट हो गए हैं। हर एलिमेंट को कैलकुलेट करना आपको यहाँ पे बता दिया गया है। तो ये हमारे पास जो एक दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, वो सारे टॉपिक आपके सामने हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेरी भेजिए, उसको जरूर सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।